है उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। पहले यहां तक देख लो, पहले यहां तक देख लो क्या कह रहा है। पहले कह रहा है एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर, ठीक है, यानी एक भुजा के समांतर एक ऐसे रेखा खींच दो, ऐसे खींच दिया। यानी इन्होंने पहले से इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है, इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि इस भुजा के समांतर ये भुजा है, ठीक है। इन दो भुजाओं को इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक रेखा खींची जाती है ऐसे, जो कि ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी ये दोनों भुजाएं जो हैं वो इस भुजा के कारण बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। बराबर अनुपात में मतलब ये बटा ये बराबर होता है, ये बटा ये बटा ये बराबर होता है। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि यहां हमने लिखा ए, यहां हमने लिखा बी, यहां हमने लिखा सी, और यहां हमने लिखा डी, और यहां हमने लिखा ई। और अब कैसे करना है वो ध्यान से देखो। मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा कि भैया आखिर हमें क्या दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक, ध्यान से देखना। तो अगर आप समय बचाना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं अभी लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां लिखोगे सिद्ध करना है, कि सीधे यहां पे आप डालिए दिया है, ऐसे, और इतनी बातें लिख दीजिए जो मैंने लिखी है। लिखिए कि माना एक त्रिभुज एबीसी है, माना एक त्रिभुज है जो कि क्या है, ए बी और सी है। ऐसा मैं मान लेता हूं कि माना एक त्रिभुज एबीसी है, भुजा बीसी के समांतर, भुजा हमारे पास बीसी है, भुजा बीसी के समांतर बीसी है, जो कि एबी व एसी को, एबी और डी और ई पर काटती है। एसी को क्रमशः बिंदुओं डी व ई पर काटती है। ठीक, कहां काटती है? डी और ई पर काटती है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, यहां पे लिख दो सिद्ध करना है, लिख रहा तो अच्छे से लिख लो भैया। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी, एडी बटे में डीबी बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई? समझ गए? फिर से देख लो, मैंने क्या कहा, एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, भुजा बीसी के समांतर एक हमारे पास क्या है, भुजा डी है, जो कि एबी और एसी को, डी और ई पर काटती है। हमें सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब हमने क्या किया, एक लंब खींचा, ऐसे ऐसे एक लंब खींचा। ठीक, यानी बिंदु डी से एसी पर लंब डाला और जिसका नाम रखा मैंने डीएम। ठीक, और ई से मैंने इसके ऊपर एक लंब डाला जिसका नाम रखा मैंने एन। ठीक, अगर ये रचना नहीं भी लिखोगे, सीधे आप ऊपर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो भी पूरे ही नंबर मिलने वाले हैं। तो क्योंकि चित्र तो बना रहेगा ना, चित्र तो बनाना बनाओगे ही। चलिए, तो अब मैंने इसका नामकरण कर दिया और मैंने इसको भी मिला दिया। ठीक, समझना, और उसके बाद मैंने इसको भी मिला दिया। ठीक, ओके ना, याद है? तो समझ में आएगी बात। अच्छा, अब गौर से देख लो, मुझे क्या करना है, मुझे लाना है एडी। अब एडी कैसे आएगा? अब दिमाग में लगाना शुरू करो। एडी कैसे आएगा? जब मैं ये लूंगा तभी तो आएगा एडी। ये कहां हो गया था? एडी कैसे आएगा भाई? एडी कैसे आएगा? एडी ऐसे आएगा, जब मैं इसको लूंगा तभी तो एडी आएगा। तो मैं इतनी भुजा लेता हूं और इसको लंब लेता हूं। ठीक, और मैं इस त्रिभुज एडी ई का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं और इसको मैं आधार मानता हूं और इसको मैं लंब मानता हूं। क्या लिखूंगा मैं? मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेता हूं। ठीक, समझ गए? और फिर उसके बाद मैं उसमें 1/2 आधार गुणे लंब लगाऊंगा फॉर्मूला, और एक ही बार लगाऊंगा, इसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा। इसे गौर से देखना। तो ये आ गया 1/2 आधार। इस बार हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं आधार ये नहीं लूंगा बल्कि ये लूंगा। क्यों? आधार तो नीचे वाला होता है। नहीं भाई, आधार हम किसी को भी मान सकते हैं, बात इस पर डिपेंड करती है कि लंब कहां डाला गया। तो ये लंब है ना, ये लंब है ना, 390 डिग्री का, तो सर ये हमारे पास। ठीक, समझ गए? तो सर अब हमारे पास जो आधार होता है वो क्या होता है, एडी, और सर लंब कितना होता है? लंब होता है en। लंब क्या है हमारे पास? en। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ गए? अच्छा, अब दूसरा क्या काम क्या होगा? अब मैं किसका क्षेत्रफल निकालूं? मैं कलर कर देता हूं। पहले मैंने किसका क्षेत्रफल निकाला? पहले मैंने क्षेत्रफल निकाला इसका, ये पूरा जो आपको ग्रीन दिखा है। ठीक, अब मैं किसका क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं? अब मैं क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं इसका, ये जो हमें इतना त्रिभुज दिख रहा है, रेड वाला। मुझे रेड वाला जो दिखा है ना, बस मैं उतने का क्षेत्रफल निकालूंगा, इतने का। ठीक, तो अब इसके लिए मुझे आधार क्या लेना होगा? आधार लेना होगा डीबी। तो डीबी क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे एडी लेना था पहले आधार। हिंट देखो, ट्रिक बताता हूं कि एडी पहले लो, एडी को आधार मानो, फिर डीबी को आधार मानो, फिर ए को आधार मानो, फिर ईसी को आधार मानो। ए ट्रिक आज पहले का बताया, आज पहली बार बता रहे हैं। ट्रिक देखो, पहले एडी को आधार मानो, फिर डीबी को मानो, फिर ए को मानो, फिर ईसी को मानो, बस खत्म। नोट करो इस ट्रिक को कहीं पर, जो प्रूव करना है उसी को आधार मानते हुए चले जाओ, खत्म सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अब डीबी को आधार मानो, ये डीबी को आधार मानो, तो डीबी को आधार मानो तो लंब क्या होगा? तो चूंकि अगर मैं इस भुजा को ऐसे बढ़ा दूं तो लंब हमारा ये होगी। जैसे मान लीजिए इमेजिन करो, हमारे पास ये एक त्रिभुज बना है ऐसे, अब इसमें तो 90 डिग्री कहीं भी नहीं खींच सकते, तो इसके लिए मैं यहां पर 90 डिग्री की लाइन ऐसे खींचूंगा, ऐसे लाइन खींचूंगा लंब, और मुझे क्षेत्रफल इतने का चाहिए, तो मैं इतना आधार लूंगा, लेकिन लंब मैं यही ले सकता हूं, क्योंकि लंब होता है इस त्रिभुज की ऊंचाई, यही ले सकता हूं। तो जब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा डीबी और ई का, तो मैं जो आधार लूंगा वो डीबी लूंगा, लेकिन जो ऊंचाई लूंगा मैं ये नहीं लूंगा। ठीक, तो सर अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज डीईबी का जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? त्रिभुज डीईबी का जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा मैं क्या करूंगा? 1/2 लिखूंगा और आधार को मैं डीबी लूंगा और उसके बाद ऊंचाई को मैं ए लूंगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और मुझे क्या लगा था? मुझे एडी बटे डीबी लाना था। देखो एडी बटे डीबी आ गया है। अगर मैं इनको दोनों डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा ना, मस्त एकदम क्लियर हो गया। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा? मेरा काम ये हो चुका है। अब मैं लिखूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो लिखूंगा कि त्रिभुज समीकरण 1 को 2 से हमें क्या करना है? भाग देना है। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर, भाग दे देता हूं। ठीक, चलिए भाग देते हैं, जरा गौर से देखो, भाग देते हैं। तो सर 1/2 कट जाएगा, एन कट जाएगा, एडी बटे डीबी बचेगा। क्या बचेगा? एडी, यानी त्रिभुज ए डी बी एडी होगा। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो गया। बटे में देखो एडी कहां है? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और डी ई बी का क्षेत्रफल, और क्या? त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। समझ गए ना? बढ़िया से एकदम बराबर। अब देखो 1/2 से 1/2 कट गया, एन से एन कट जाएगा, एडी बटे डीबी बचेगा। लेकिन लिखो तो चाहो, लिखो तो कहीं पर लिखना है तो 1/2 डीबी इनटू एन लिख तो अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। 1/2 और डी ना डी एडी है भाई, एडी एन है, एडी और डी बी। ठीक, और ये आ गया एन। अब देखो जरा गौर से क्या होता है, ये कट गए, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचता है कि ये क्षेत्रफल बराबर क्या बचा? एडी बटे डीबी। ये बन गया समीकरण नंबर 3। बताइए क्या समझ में आया?
क्लियर हुआ? बढ़िया, समझ में आई बात? अभी पूरा स्क्रीनशॉट निकाल दूंगा। तो ये मेरा आधा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूंगा? अब देखो, अब मैं इस ग्रीन वाले का क्षेत्रफल निकालता हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं ग्रीन वाले का क्षेत्रफल निकालता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ में इसका भी क्षेत्रफल निकालता हूँ, इस रेड वाले का। ठीक, यानी इस बार मैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालूंगा, लेकिन आधार AD और DB ले चुका हूं। इस बार आधार AD लूंगा, हिंट दे रहा हूं मैं। अब आधार AD लूंगा, फिर आधार EC लूंगा, फिर EC आधार होगा, फिर ये AE आधार होगा, AE आधार होगा। ठीक, और ये सब एक्सपीरियंस आता है तो ये हमें ट्रिक कैसे मिली है ना? तो यही आधार मानना हर बार, ये ट्रिक पहली बार बता रहा हूं, आज तक कभी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूं। ठीक है, तो सर देखो ये आ गया A, और ये हमारे पास लंब क्या होगा? ये हमारे पास लंब होगा DM। ठीक, फिर मैं EC को आधार मानूंगा और DM को लंब मानूंगा। ठीक, तो सर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालता हूं, त्रिभुज A इसका क्षेत्रफल निकालता हूं, त्रिभुज त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालता हूं, पुनः एक बार। ठीक, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालता हूं, और इस बार 1/2 लूंगा, और आधार को मैं क्या लूंगा? आधार हमारे पास AE होगा और लंब DM होगा। ठीक, AE और उसके बाद क्या होगा? DM होगा। ओके, समझ गए? अब एक काम और कर सकते हो। ठीक, अब इसको क्या मानोगे? बहुत ज्यादा इक्वेशन आपको लग रही हो कि इतनी ज्यादा इक्वेशन हो गई है, तो इससे बचने का एक तरीका है। आप इसको 1 2 मत मानो, आप इसको यहां से हटा दो। आपको लग रहा है बहुत कठिन है, आप यहां से हटा दो। ठीक, और उसके बाद यहां पर आप ये भी मत लिखो, कुछ मत करो, ये हटा दो इसको। आपको लग रहा है बहुत कठिन हो गया है, बहुत हमें ज्यादा लिखना पड़ता है, तो इसको हटा दो। बस दिमाग में तुमको रखना पड़ेगा इसको डिवाइड किया मैंने। ठीक, समझ गए? और उसके बाद इसको जो हमने 3 माना है, इसको आप 1 मान लो, खत्म। लो, हमने आपको भाग हल्का कर दिया, क्योंकि जितनी इक्वेशन लिखते हो उतना भाग हो जाता है तुमको। ठीक, मैं जानता हूं मेरे साथ, मैं भी जब था तो मेरे साथ कैसे होता था। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालना है, और इस बार आधार EC होगा। एक त्रिभुज DE और C का क्षेत्रफल याद करना है, और इस बार आधार जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो आधार होगा हमारे पास EC, और लंब वही होगा DM। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और ये कट गए, AE बटे EC बचा, AE बटे EC बचा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें तो इनका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर मैं बराबर में लिख दूं तो मुझे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा, है ना? समझ गए ना? जो मैं प्रूफ करना है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। बोलो क्या यार सारे बच्चों को क्लियर? एक बार फटाफट से बताओ। तालीम करिए कि सर मुझे कोचिंग से इतना फायदा मिला जितना यहाँ से मिला, है ना? सर मैंने आपसे पहले सॉल्व कर लिया, भाई आप कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों में फर्क होगा बेटा, है ना? और पहले कर कैसे पाए हो? जब सिखाया गया है तभी तो कर पाए हो ना। तो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में टाइम करना होता तब तो बात कर चुके होते। चलो देखो, तो हम क्या करेंगे? हम ध्यान से देखें, हमें एक चीज समझ में आई है कि ये पार्ट के बराबर तब मैं लिख सकता हूं जब ये पार्ट के बराबर हो, तभी लिख सकता हूं। मुझे ADE लिख रहा है, मुझे ADE लिख रहा है। अगर ये बराबर हो जाए नीचे वाला, ये जिसमें मैं ऐसे स्टार लगा रहा हूं, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। अब DEB और DEC को देखो कहां लिख रहे हैं, ये देखो, एक मुझे ये लिख रहा है इतना, और एक मुझे ये लिख रहा है इतना, ठीक है? ठीक, चलो इनको भी काम करते हैं, इनको यहां बना देते हैं ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाए, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाए। चलो देखो यहां बना देते हैं, यहां देखो, ये आपके लिए बना रहा हूं माइंड मैप टाइप का। यहां पर D है, यहां पर E है, और यहां पे हमारे पास B है, और यहां पे हमारे पास C है। अब बात समझना, और उसके बाद मेरे प्यारे लल्लू यहां से मिला दो इसको ऐसे, ठीक है? यहां से इसको मिला दो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां दो त्रिभुज मिलेंगे। एक त्रिभुज आपको ऐसे मिल रहा होगा ये वाला, और एक त्रिभुज आपको ऐसे मिल रहा होगा ये वाला। एक ऐसे में त्रिभुज दिख रहे होंगे, देख रहे होंगे ना? क्लियर हो गई बात? चलो अभी गौर से देखो, अगर मैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं देखूंगा कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, और ये एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है। हम जब 9th क्लास में थे तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि अगर एक हमारे पास इस तरीके से एक भुजा ये हो जाए और एक भुजा ये हो जाए, दो भुजाएं हो जाए ऐसे, एक भुजा ये हो जाए, एक भुजा ये हो जाए, और इसके बीच में एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन जाए, एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन जाए, और एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन जाए। 9th क्लास में पढ़ा था हमने। एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन जाए और एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन जाए। ठीक, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये दो समांतर भुजाओं के बीच में बनते हैं, और इसलिए क्षेत्रफल बराबर होता है क्योंकि आधार इनका एक होता है और ऊंचाई भी इनकी एक होती है। इसकी ऊंचाई भी यही होगी और इसकी ऊंचाई भी यही होगी, और ऊंचाई बराबर है। तो अगर दो कभी भी त्रिभुज समांतर भुजाओं के बीच में बन रहे हो और उनका आधार एक ही हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अब आप गौर से देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज बन रहा है, इनका आधार एक ही है और दोनों का आधार एक ही है, तो ऐसे में इनका क्षेत्रफल एक होगा। इसका मतलब ये दोनों एक होंगे। एकदम कॉन्सेप्ट वाली बात करो, 15 मिनट हो रहे हैं, मैं एक ही चीज पढ़ा रहा हूं ताकि आप 6 नंबर पक्के करके आओ। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि जो कि समांतर, अभी लाइन जो लिख रहे हैं ध्यान सुनो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के बीच, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के बीच बनने वाले त्रिभुजों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। लेकिन एक शर्त भी तो होती है, वो भी मेंशन करना होता है। वो शर्त क्या होती है? वो शर्त ये होती है कि समान आधार वाले, है ना? तो यहां पर लिखो पहले कि समान आधार वाले त्रिभुजों, ये लाइन थोड़ा चेंज करूंगा, समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है जब वे समांतर भुजाओं के बीच बने हो। इसलिए जो हमारे पास त्रिभुज हो रहा है कौन सा? DEB, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा त्रिभुज DEC के बराबर होगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब बेटा सोचो, बोर्ड पेपर के टाइम पर इतना ज्यादा टाइम कम रहेगा कि अगर मैं इतने सवालों में ज्यादा टाइम लूंगा ना तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। तो ऐसे में इन सवालों को अभी से पढ़ के खत्म करो ताकि मैं बोर्ड पेपर के टाइम पे तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैंने यूपीएससी सीरीज में घोल के मिलाया है, वहां पे नए आने वाले बच्चों पे मेरा ध्यान नहीं रहेगा। आप सुन लो ध्यान से। ठीक, तो अब इतनी बात क्लियर हो गई ना? तो अगर ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि अब तो ये वाला पूरा पार्ट इसके बराबर हो गया ना, क्योंकि तो था इसके बराबर, ये बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर ही होंगे। तो मैं फिर लिख दूंगा कि अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे में EC। यानी अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हो आप इसको 3 पार्ट में तोड़ो। पहला पार्ट कि आप पहले यहां तक करते हुए आओ, दूसरा पार्ट आप ये कर लो, तीसरा पार्ट आप ये कर लो, 3 पार्ट में पूरी खत्म। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया?